वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है हमारा, अब कुछ कल परसों से 2 दिन बाद से हमारा वर्ल्ड वॉर टू भी चलेगा। तो वर्ल्ड वॉर टू हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पढ़ा है डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसी तरह से वर्ल्ड वॉर टू पढ़ेंगे। तो यहाँ हम वर्ल्ड वॉर टू को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री को। तो 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो जो कांग्रेस मिनिस्ट्री है वो रिजाइन करेगी। क्यों रिजाइन करेगी? क्योंकि अंग्रेज जो है बिना पूछे हुए, बिना हमारी मिनिस्ट्री से पूछे हुए जो मिनिस्टर बनाए गए थे, इलेक्शन हुआ था जिसमें कुछ मिनिस्टर बनाए गए थे जिनको कुछ मतलब पावर भी दी गई थी, तो उनसे कहा था कि भाई हमसे पूछो भी कोई काम करना है तो उन्होंने बस बोल दिया कि अंग्रेजों ने कि इंडिया भी हमारे साथ वर्ल्ड वॉर में शामिल है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तो शामिल था ही, वो अपने मन से चला रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी शामिल है, ये चीज़ उन्होंने कह दी, जो कि हमारे लीडर्स को फिर नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा भाई ये क्या मतलब है, जब हम लोग पॉपुलर लीडर हैं, हमें हमें जो है जनता ने चुन के भेजा हुआ है, तो हमसे पूछे बिना फैसला कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस टू अस, है ना। तो उन्होंने कहा जब हमसे पूछना ही नहीं है तो हमारी जरूरत क्या है, प्रोटेस्ट में करते नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं, विल नॉट प्ले। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं खेलेंगे गेम, ये गेम ही बेकार है, ठीक है ना। ओके, बात आ रही समझ में। तो अब क्या होता है कि आगे की कहानी को हम देखते हैं कि आप आपके मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री ऑनवर्ड्स 1939 ऑनवर्ड्स के बारे में बात हो रही है। रिकैप करें। देखिए, रिकैप यह है भैया कि हमारे यहाँ पे 1922 से अगर आप देखें तो गांधी जी जेल में गए चोरी चोरा वाले की बात, और इधर स्वराजिस्ट पार्टी बनती है एक साइड में, नॉन चेंजर्स वाली पार्टी, याद करो। पॉलिटिकल वैक्यूम छा जाता है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होती है 1924 के अंदर। ये सारी चीज़ें 1924-25 में गांधी जी 24 के अंदर जेल से बाहर आते हैं। इधर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है, जो कि भगत सिंह वगैरह बनाते हैं, मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह वाला ग्रुप। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में स्टैब्लिश होता है, वो वाला एक पीरियड चल रहा है। उधर काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा होता है 1925 के अंदर। और साइमन कमीशन आता है 1928 में, इंडिया में पदार्पण करता है, 27 में बनता है वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, और इस्टेब्लिश होता है इसके बीच, इसी बीच में 1928 तक HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी होती है, चिटगांव आर्मरी रेड होता है। उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर लॉन्च होता है, ठीक है। और 1934 के अंदर अप्रैल के अंदर ये चीज़ चल रही होती है, और उसके बाद में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड करके वो लोग जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दोबारा आते हैं, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 2.0 स्टार्ट करते हैं। बट वो स्ट्रेटजी डिबेट्स यहाँ चल रही होती हैं कि हम जाएँ काउंसिल के अंदर एंट्री करें या ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर जो है फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात याद करो आती है, और उसमें फिर कांग्रेस के अंदर फिर इलेक्शन होता है 1937 के अंदर। 28 फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, 28 मंथ तक जो है मिनिस्ट्री बनाई मतलब बनती है प्रोविंसेस के अंदर, और 28 महीने तक कांग्रेस जो है रूल करती है। लेकिन 1939 के अंदर मैंने बताया कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली है। रिजाइन क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। रिजाइन करने का की वजह यह होती है कि क्या नाम है, जो कांग्रेस है वो भी हॉस्टाइल होती है, मतलब हॉस्टाइल होती है फासिज्म से, नाजिज्म से, जो कि फासिज्म और नाजिज्म की वजह से वहाँ वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। जर्मनी के अंदर नाजिज्म है और इटली के अंदर फासिज्म है, जिसकी वजह से वहाँ पे हॉस्टाइल है कांग्रेस भी, मिलिटरिज्म और इंपीरियलिज्म से भी है। तो अगर जर्मनी के अंदर नाजिज्म है और इटली के अंदर फासिज्म है तो मिलिटरिज्म है, तो इंपीरियलिज्म तो इंग्लैंड के अंदर भी है ना, तो हम तो सबके खिलाफ है ना। तो वो कहते हैं हम लोग कोऑपरेट करेंगे आपको, लेकिन हमारी कंडीशंस हैं जिससे अगर आप फुलफिल करेंगे देन ओनली आफ्टर वॉर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दीजिए, जो सेटअप कर दीजिए, ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकें। दूसरा, अभी इमीडिएटली आप कुछ हमें जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दें गवर्नमेंट की। जेन्युइन का मतलब यह है कि हमसे पूछे बिना एफर्ट ना कुछ काम ना करें, और जेन्युइनली हमें जैसे जेन्युइन पावर होती है ना, ये नहीं कहने के लिए सुपरफिशियल आपने बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में आप हमारे जो है हमारे हिसाब से चल नहीं रहे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गेटिंग? यह डिमांड थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की डिमांड को लेकर वो कहते हैं कि हम लोग करेंगे, आपके साथ साथ देंगे, लेकिन हमने रिजाइन कर दिया लेकिन साथ देंगे, लेकिन हमारे लिए ये कंडीशन। तो गवर्नमेंट क्या रिस्पांस करती है, कहती व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, वॉइस रॉयल लिथगो है, और वो कहता है कि वो रिजेक्ट कर देता है, कहता है ये सब कुछ नहीं होगा, कोई पावर और ट्रांसफर नहीं होगी, साथ देना पड़ेगा आपको। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है वर्धा के अंदर 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1939 को, ठीक है। बात समझ में आ गई है?
सुभाष चंद्र बोस का सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, जो कि आर्ग्यू करते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं ये इम्पीरियलिस्ट लोगों की वॉर है, बोथ साइड में इम्पीरियलिस्ट वॉर है, और हम जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स का साथ बिल्कुल नहीं दे सकते, और हम इसलिए भी नहीं दे सकते साथ क्योंकि जो है ब्रिटिशर जो है खुद इम्पीरियलिस्ट हैं, हमारे ऊपर जब इम्पीरियलिज्म कॉलोनी बना रखी है हमें, और हमें दबा रखा है, तो ये कौन सा बहुत अच्छे हैं जो उनका हम साथ दें, ठीक है ना? अगर वो लोग फासिज्म और नाजिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग भी तो इम्पीरियलिस्ट लोग हैं। तो गांधी जी एडवोकेट करते हैं इसको कि अनकंडीशनल सपोर्ट हम एलाइड फोर्सेस को करेंगे। एलाइड फोर्सेस मतलब कौन? ब्रिटेन को। क्यों गांधी जी कहते हैं अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे? उसकी वजह यह होती है कि गांधी ये मानते हैं कि नाजिज्म जो है, जिस तरह से उन्होंने वो है, और फासिज्म जो है वो बहुत बुरा है, ठीक है? यानी दो अगर हमें बुराइयों में से चुनना है तो बहुत बुरे को छोड़कर कम बुरे को चुना जाए। गांधी जी का ये एटीट्यूड था, क्योंकि वो सही बात है, क्योंकि नाजिज्म और फासिज्म ज़्यादा खतरनाक आइडियोलॉजी थी, ठीक है? लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा थे, सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने कहा ये इन दोनों में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा था। इन्होंने कहा एडवांटेज शुड बी टेकन। इन्होंने गांधी जी कह रहे, वो क्या नाम है, क्या कह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोल रहे हैं कि हमें एडवांटेज लेना चाहिए, और यही तरीका है, यही चीज़ है कि इमीडिएटली हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। जब वो वहाँ पे परेशान है वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो हम अगर मूवमेंट चलाएंगे तो और कमज़ोर हो जाएंगे, और हम जो है उसके बाद में आज़ादी अपनी ले सकते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, हमें इस तरह से नहीं लेनी है आज़ादी, ठीक है ना? फासिज्म एग्रेशन को कंडेम जरूर करती है कांग्रेस, और करती है ब्रिटेन के अंदर। बोलती है कि वॉर फॉर फ्रीडम जो है ब्रिटेन अगर लड़ रहा है, तो इंडिया कैसे फ्रीडम, मतलब कि ये बात भी क्लियर करती है कि अगर आप फ्रीडम की बात करते हो, फासिज्म और नाजिज्म के खिलाफ की बात करते हो, तो हम तुम्हारा साथ कैसे दे सकते हैं जब हम खुद ही फ्री नहीं है, ठीक है ना? ठीक है? अगर वो कहते हैं कि इफ ब्रिटेन इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है ब्रिटेन, तो ये शुड, ठीक है, इट शुड गिव दिस टू इट्स कॉलोनीज। तो अगर वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहा है, तो पहले वो अपनी कॉलोनीज को फ्रीडम दे और डेमोक्रेसी दे वहां पे, ठीक है ना? ओके। लेकिन फिर भी कांग्रेस कहती है, ये बात सब करने के बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर दैट एम ऑफ फाइटिंग वॉर एंड ऑल्सो टेल हाउ दे आर गोना इम्प्लीमेंट ये डेमोक्रेसी। और यहाँ पे ये है, क्या गवर्नमेंट हमारा जनरल सपोर्ट चाहती है, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि कैसे वो हमारे वॉर कैसे हेल्प करेगा, और हम कैसे उसकी मदद करेंगे, और दूसरी हम वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे डेमोक्रेसी को। कांग्रेस जो है वो चांस देना चाहती है, लेकिन इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, राइट? ओके। रिजाइन करती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट में वॉर करने से मना कर देती है कांग्रेस गवर्नमेंट 23 अक्टूबर 1939 को। लेकिन गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन 1940 आते आते वो अपनी शर्तें रखनी शुरू करती है। जनवरी 1940 के अंदर डोमिनेंट स्टेटस, ये डिमांड, ये अगर एक ऑफर देते हैं, 1940 के अंदर, ठीक है? अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर के नाम से इसको जाना जाता है। क्या ऑफर था? डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर वॉर। क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर। क्या बताओ, माना जाएगा? ठीक है? और क्या करो, क्या नाम है, डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने बोला गवर्नमेंट को सपोर्ट करो वॉर के अंदर, ठीक है? अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं देते हो तो वो भी नहीं मिलेगा। गेटिंग? लेकिन क्या आपको लगता है मानेंगे? हम बहुत पहले रिजेक्ट कर चुके हैं डोमिनियन स्टेटस को, है कि नहीं? हम लोग को पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। 1940 के अंदर, मार्च 1940 के अंदर कांग्रेस कहती है कि हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, ठीक है? ओके। और इधर इधर जो है ये सिविल डिसोबीडियंस की बात होती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग वगैरह जो है, इंडियन मुस्लिम लीग वगैरह जो है, वो उनकी भी सेशन वगैरह होता है, और पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास होता है, ग्रुपिंग ऑफ द जोग्राफिकली कॉन्टिन्यूस एरिया वेयर मुस्लिम आर इन मेजोरिटी। अब यहाँ पे पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास होता है कि कम से कम उन, यानी कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जोग्राफिकली जो एरियाज हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, ताकि मुस्लिम मेजोरिटी वहाँ पे बनी रहे और वहाँ पे मुसलमानों की सरकार बने। समझ रहे हो ना? तो इस ग्रुपिंग को करने की जो बात की गई वो भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे अब जो है अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ गांधी जी से, यानी कांग्रेस से नेगोशिएट नहीं करना है। अब नेगोशिएशन जो है वो मुस्लिम लीग से भी करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग एक तरह से दो टू नेशन थ्योरी पे बात कर चुकी है। ओके। अगस्त ऑफर में ये लोग क्या कह रहे हैं? ये बोलते हैं अगस्त ऑफर देते हैं, और ये कहते हैं मान जो लोग अगस्त ऑफर ले लो, क्या बोलते हैं कि डोमिनेट स्टेटस दे देंगे। क्या दे देंगे? और दूसरा बोलते हैं कि हम वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा सा, और उसमें आप लोगों को भी डाल देंगे, ठीक है? और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर वॉर हो जाने दो, फिर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी सेटअप कर देंगे। इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन। जिस तरह से उनका इंडियंस का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन है, जो सोच है, उसके हिसाब से, ठीक है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम कैसे बनाएंगे। इस अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है। बताओ,
इन्होंने ये भी बात किया कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, और कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बिना माइनॉरिटीज के कंसेंट के अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपका ऑफर मिला हुआ है, अगस्त ऑफर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस ही वो पंगा है। उन्होंने पूर्ण स्वराज की कांग्रेस मांग कर रही है, तो ये डोमिनियन स्टेटस नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो कहेंगे यार कोई इनको समझाओ, कोई इनको समझाओ, कोई समझाओ कि मैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हो चुकी है पहले। आज से 11 साल पहले हम लोग कर चुके हैं। हमने डोमिनियन स्टेटस को एक डेड डेड एज अ डोर नेल, वो एकदम खत्म है, उसकी बात खत्म है। वो अब डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अब तो बात होगी किसकी? पूर्ण स्वराज की बात होगी, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही नहीं है, हम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेवल कर चुके हैं, ठीक है, हम डिक्लेयर कर चुके हैं। हम बिल्कुल भी डोमिनियन स्टेटस के ऊपर अब नहीं जाएंगे। तो अगस्त ऑफर को वैसे रिजेक्ट हो जाना है ना। गांधी डिक्लेयर करते हैं कि डिक्लेयर दैट द वाइडन द गैप बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूल। और ये अब क्या हो रहा है? सरकार हमको मूर्ख समझती है, ठीक है, हमारी खाई बढ़ गई है, लोगों सरकार और बीच के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि ये बार बार वही बात दोहरा रहे। जब हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो, यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द मेन, आपका थीम जो है डोमिनियन स्टेटस है, तो विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट आर पीस ऑफ केक, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू ईट इट, ठीक है। आपको लगता है कि इंडिया को रूल करना इज अ केक वॉक, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है, आपको इंडिया को रूल करना। और गैप खाई बढ़ रही है अब, और हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही, हमारा बेटा कह चुका है, नेहरू क्या कहा है, गांधी जी कह रहे हैं कि वो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो चाहिए, ठीक है ना, ओके। लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो गांधी जी देखो, गांधी जी के पास ना बहुत सारे हथियार होते हैं। जब वो कहता है कि नहीं, मतलब अगर डोमिनियन स्टेटस के अलावा कुछ नहीं करेंगे, अब बोलते हैं यार देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने गांधी जी सुना है, ठीक है, हमने आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी देखा है। अब देखिए इस वक्त वर्ल्ड वॉर हो रहा है। सिचुएशन ये है कि अगर हमने कहीं कुछ भी ऐसा कुछ किया, कोई बड़ा मूवमेंट किया, तो ये जो है बुरी तरह से रिप्रेशन करेंगे, गोलियां मारेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमने कोई वायलेंट प्रोटेस्ट किया तो क्या करें? अब गांधी, अब नेहरू वगैरह के समझ में आए ना आए, गांधी तो है ना, तो वो कह रहे हैं लेकिन अब हम क्या करें, ये मान नहीं रहे, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी ने कहा स्ट्रगल बंद नहीं होना चाहिए। तो बोला गांधी जी मेरे पास, मैं हूं ना, क्या हूं, मैं हूं। तो उन्होंने एक और थीम दे दिया, क्या दे दिया? अगस्त ऑफर के रिजेक्ट होते हुए, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगस्त ऑफर के रिजेक्ट होने पर गांधी ने क्या कहा? इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की। इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या है कि आप कानून तोड़ो, क्या तोड़ो? बड़े लेवल पे कानून, मास लेवल पे नहीं होगा। इंडिविजुअल लोग जो जो ज्यादा बड़े लीडर्स हैं वो कानून तोड़ेंगे और जेल में अपनी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वो देंगे, अपनी बात रखेंगे। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर जैसे मान लो धारा 144 लगा रखी है आपने, सेक्शन 144, और आपने मतलब कहा है कि कोई असेंबली नहीं होगी और कोई स्पीच नहीं देगा, कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो हम बोलेंगे सरकार के खिलाफ, आप हमें क्या करोगे? अरेस्ट करोगे और अपनी गिरफ्तारियां देगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्होंने की। गवर्नमेंट हैज टेकन द, यानी बहुत बड़े मास लेवल पर नहीं होगा लेकिन लीडर करेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज टेकन द एडमेंट पोजीशन, इशू द ऑर्डिनेंस आफ्टर ऑर्डिनेंस, बार बार इशू कर रही है गांधी। हैंस गांधी आज टू इनिशिएट अ लिमिटेड सत्याग्रह एज अ इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस पे आप सत्याग्रह करो, मास लेवल पे नहीं करना है, और अपनी अपनी गिरफ्तारियां जहां पे आप इसके खिलाफ बोलो जो जो कर रही है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह पे ये किया, ठीक है ना। तो प्रोग्राम क्या है? आप इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके बाद हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अगस्त ऑफर के बाद, ठीक है, अगस्त ऑफर के बाद 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है। गांधी जी ने वो किया है। इसमें सत्याग्रही फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड करते थे, ठीक है, एंटी वॉर डिक्लेरेशन मतलब ये होता था। और ये लोग बोलते थे अगर अरेस्ट नहीं किए जाएंगे तो बार बार वो अपने मोटिव को लेकर गाँव वगैरह में जा जाके मार्च करके और बोलेंगे गाँव से लोग हैं जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, मतलब उनका तरीका यह है कि हम दिल्ली चल रहे हैं, दिल्ली पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, और जब तक हमें अरेस्ट नहीं किया जाता, तो अरेस्ट जब तक नहीं होंगे तो रिपीट करेंगे, वो दिल्ली चलेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली चलो वाला भी जो चला था ना नारा, वो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर लगा था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, ठीक है ना, ओके। तो चलो दिल्ली करके लोग नारा लगाते हुए आ रहे होते तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो सबसे पहले क्वेश्चन यूपीएससी अंदर आया हुआ है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे का नाम आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे करने के लिए जेल में गए थे, ठीक है ना। उसके बाद में कहा जाता है फर्स्ट अगर ये थे तो दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। दूसरे कौन थे? इंडिविजुअल सत्याग्रही। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। चौथे कौन है? क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ओके। तो कुल मिलाकर ऐसे सेंट जेल में भेजा गया, किसके लिए? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के वायलेशन के लिए, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा है और उसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हो, आपको है नहीं लेकिन आप दे रहे हो, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। 1941 के अंदर यानी इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह लगभग 25,000
लोग जो है वो कन्विक्ट किए गए इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के लिए। मास लेवल पे तो नहीं करना चाहते थे गांधी जी, इसलिए मास लेवल पे नहीं किया, लेकिन स्ट्रगल चलता रहना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब ये है कि उसमें जो उस समय फोर्सेस है ना, कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो किस तरह से अगर कोई इंडिया के खिलाफ कुछ करता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज करता है जिससे मतलब सोवन इसको ब्रिटिश एम्पायर की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करता है तो उसके लिए कैसे इंडिया को डिफेंड करना है। उस समय इंडिया तो क्या गवर्नमेंट वही है ना, ठीक है ना। तो उसके वायलेशन है, अगर आप फ्रीडम कुछ भड़काऊ भाषण देते हो, कुछ और करते हो, तो उसमें वायलेशन के तौर पे आता है, वो मिलिट्री लॉ है, ठीक है। तो कांग्रेस वुड रिसोर्ट टू सिविल क्या नाम है, सिविल डिसोबीडियंस। कांग्रेस 1940 के अंदर आपने देखा पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास होता है, ये आपने देखा। फॉर 90 अगस्त ऑफर दिया जाता है 1940 के अंदर, ठीक है ना। अगस्त ऑफर कौन देता है, लिनलिथ को। कौन देता है, लिनलिथ को ही तो देता है, ठीक है। और डोमिनियन स्टेटस, अब बताओ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लिनलिथ को देता है, कौन देता है बताओ, लिनलिथ को देगा ना अगस्त ऑफर। तो यहाँ पे अगस्त ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस रिजेक्ट करेगी उसको, रिजेक्ट करने के बाद क्या करेगी, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाएगी, और इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941 में एंड हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, समझ रहे हो ना। और 1941 के अंदर कांग्रेस वर्किंग ग्रुप जो कमेटी है वो पास करेगी रिजोल्यूशन कि हमें तो चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, क्या चाहिए आफ्टर वॉर के बाद, और एक मतलब सब्सटेंशियल पावर हमारा अभी इमीडिएटली ट्रांसफर लेकर रहेंगे। अब क्या होता है कि कुछ सुलझ नहीं रहा, बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करा जाए, क्योंकि अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो चुका है, कोई मान नहीं रहा है। अब वहां पे इंग्लैंड के अंदर तैयार किया गया सर स्टेफर्ड क्रीप को, किसको तैयार किया गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में इनको तैयार किया गया स्टेफर्ड क्रीप को, कि सर आप जाइए और आप बताइए, आप जो है कुछ सोल्यूशन निकालिए कि मतलब इंडियंस हमारा सपोर्ट करें और हम उनको डोमिनेट, हम मतलब उनके कुछ सोल्यूशन निकालिए और हम उनको उनसे फिर वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे क्या करना है। सर स्टेफर्ड क्रीप के लेकिन हाथ पैर बांध के वहां पे भेजा गया था, मतलब ऐसे नहीं बंधा हुआ था कि देखने में बंधा हुआ हो, लेकिन उसमें यह था कि आप डोमिनेट स्टेटस से ऊपर की बात नहीं करेंगे। और इससे दो बातें निकल के आती हैं कि जब ऑलरेडी अगस्त ऑफर में रिजेक्ट हो चुका है, डोमिनेट स्टेटस लोग नहीं मान रहे, फिर आप क्रीप को डोमिनेट स्टेटस देकर क्यों भेज रहे हो। इसका मतलब ये है अंदर से मतलब कहकर क्यों भेज रहे हो, जबकि वो ऊपर से तो ये आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं सोल्यूशन निकालने, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो उससे ऊपर बात नहीं करेंगे। तो जब वो बात नहीं करेंगे तो लोगों को, लेकिन लोग बहुत होपफुल हो गए, क्योंकि क्रीप जो है ना वो इंडिया के फेवर में बहुत बातें करते थे वहाँ पे भी इंग्लैंड में। तो जैसे लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, जैसे ओवैसी है बहुत मुस्लिम मुस्लिम करता रहते हैं, तो उनसे लोग बड़े मुतासिर हो जाते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा करेगा, लेकिन जब वो नहीं करते हैं तो फिर लोग डिसअपॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो 1942 के बाद, ठीक है, रियल ग्राउंड पे नहीं करते हैं तो फिर लोगों का डिसअपॉइंटमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता है ना। तो 1942 में जो है आपका क्रीप मिशन इंडिया आता है, ठीक है, आई गोना सॉल्व द इशू नाउ, वो कह रहा है मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये प्रपोजल है कि इंडियंस का सपोर्ट लिया जाए, मतलब क्या प्रपोजल लेकर आए हैं वो, कि इंडियन का सपोर्ट मिले वॉर के अंदर, ठीक है, ओके। क्योंकि हाँ, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर इंडिया ब्रिटिश जो है सफर कर रहे थे, ठीक है, रिवर्स सफर बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही थी। प्रेशर ब्रिटेन एलाइज का था कि इंडिया का सपोर्ट लो, ब्रिटेन के जो एलाइज थे वो कह रहे थे कि इंडिया को एग्री करो सपोर्ट करने के लिए, ध्यान दो बेटा इधर, दरक्षा वो रुखसार रिदा, रुखसार दरक्षा रिदा, क्या मतलब भूल जाता हूँ, रिदा रिदा, ध्यान दो वो, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। तो क्रीप मिशन जो है उसमें कौन, यहाँ देखिए क्रीप मिशन की फोटो देख रहे हैं आप, गांधी जी के साथ क्रीप साहब को, हैं, देख रहे हैं ना। क्रीप साहब जो है ये बड़े खुश हैं, और देखो सारे लीडर कितने खुश हैं, एकदम हंसे जा रहे हैं कि अरे क्रीप साहब कुछ कर डालेंगे ना, कुछ बड़ा सा करेंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। देख रहे हो कितना खुश है, दांत देखिए इन लोगों के। गांधी जी भी खुश हैं, क्रीप तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है ना, है कि नहीं, ओके। तो ये लोग खुश हैं बहुत, भूला भाई देसाई वगैरह सब लोग खुश हैं, है ना। तो उनको लग रहा है कि अब पूरी क्रीप कुछ कुछ कर ही डालेंगे, ठीक है। टॉक विद द वेंट बिटवीन द क्रीप मिशन एंड द नेशनल लीडरशिप, पूरा नेशनल लीडरशिप आ गया और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मेन प्रपोजल, ठीक है, मेन प्रपोजल क्या थे क्रीप मिशन के, इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस, क्या बोला, डोमिनियन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वेड, ठीक है, कन्वेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉर के बाद बनाई जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके, क्या करेगा, लेकिन कंडीशंस पे एक्सेप्ट करेगा। एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन यूनियन, ठीक है, कुड हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म द सेपरेट यूनियन। अब इनका यह है कि अगर कोई यूनियन एक्सेप्ट नहीं करता है
मतलब यूनियन को, एक सेंट्रल यूनियन को, तो अपना अलग से यूनियन बना सकता है। डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटेन हैंड, और डिफेंस इंडिया का किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। गवर्नर जनरल पावर वुड रिमेन इंटैक्ट, गवर्नर जनरल की पावर को बिल्कुल भी इंटैक्ट नहीं किया जाएगा। क्रीप मिशन फेल हो जाएगा कि बचेगा, तुम बताओ? फेल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी ना शख्सियत का, उनको तो डिमांड है ना, इनको समझाओ यार, इनको समझाओ यारों, क्या समझाओ? हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। अब तो सिर्फ पूर्ण स्वराज है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी, ठीक है ना। तो क्यों बार बार आप लोग इसे खेल रहे हैं हमारे साथ? मतलब बहुत गुस्सा आ गया लोगों को, उन्होंने बोला ये डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, हमेशा डोमिनियन स्टेटस। हम कह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें, हैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम मगज सफर में वही बात कर रहे हो, हमेशा वही बात कर रहे हो। अब फिर तुम आके क्या नाम है, क्रिप मिशन में भी वही बात कर रहे हो। अब तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बात, क्योंकि बहुत ज्यादा होपफुल थे इंडियन लीडर्स, लेकिन उनका होप टूट गया, और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट बाय द नॉमिनीज एंड नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट का होगा वो नॉमिनीज के थ्रू होगा, नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट क्या बोल रहा है? कांग्रेस जो ऑब्जेक्ट कर रही है वो क्या ऑब्जेक्ट कर रही है? वो पहला तो डोमिनियन स्टेटस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्शन है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉमिनीज के थ्रू हो रहा था, नॉमिनीज कर रहे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं हो रहा था। राजा लोग जो थे उनको पावर दिया गया था कि वो नॉमिनी अपना अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी उसको उसके खिलाफ वो था। राइट टू और राइट जो प्रोविंस का था कि वो सेट कर सकता है, यानी यूनियन से अलग हो सकता है, इससे भी कांग्रेस का ऑब्जेक्ट था कि भाई अभी ग्रुप बना के मुस्लिम लीग अलग कर ले कुछ लोगों को, तो वो चीज उसको ऑब्जेक्ट था। नो इमीडिएट पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे भी तो, और गवर्नर जनरल ही सुप्रीम है, तो ये तो हमें बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि ये जो कहानी दे रहे हैं क्रिप मिशन में, ये एक्चुअल में एक पोस्ट डेटेड चेक है, पीडीसी है। पीडीसी जानते हो ना, पोस्ट डेटेड चेक, तो आप लोग तो जानते ही हो, ठीक है ना, ठीक है। तो पीडीसी दे रहे हो जब एक दिवालिया बैंक का, मतलब ये कह रहा है कि एक जो क्रैम्बलिंग बैंक है उसका पीडीसी दे रहे हो। अब जो बैंक तबाह हो जाएगा, जब तक वो डेट आएगा इनकैश कराने का, तब तक बैंक तबाह हो जाएगा। उनका कहना मतलब था कि ब्रिटेन हमें जो चेक दे रहा है, ब्रिटेन की जो है वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ताकतवर रह नहीं जाएगा कि वो हमें कुछ कर सके हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये तो बकवास है, ये सब पोस्ट डेटेड चेक है क्रैम्बलिंग बैंक का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग का आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं था, तो इसने ऑब्जेक्ट किया कि सिंगल यूनियन की बात नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो सिंगल यूनियन से मुस्लिम को वो था, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि क्रीप मिशन फेल होने की वजह ये कह रहे हैं डोमिनियन स्टेट, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है डोमिनियन स्टेट, और जो बताया गया नो सिंगल यूनियन, वो कौन कह रहा है? मुस्लिम लीग, वो कह रही है कि, और हिंदू महासभा कह रहा है किसी को राइट नहीं होगा सेट होने का, यूनियन से अलग होने का किसी को अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो मुस्लिम लीग का विरोध करना है मेन, ठीक है, उसका तो ये खेल है, ठीक है। तो दिस मच प्रोटेस्ट, वो एकदम पागल हो गया, वो कह रहा है स्टॉफर्ड क्रीप पागल हो गया, उसने कहा यार ये क्या मतलब, इतना प्रोटेस्ट, इतना मेरे बात के खिलाफ, चलो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, बाय बाय, ठीक है ना। क्रीप मिशन फेल हुआ, कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी ऑब्जेक्ट किया, हिंदू महासभा ने ऑब्जेक्ट किया, सब ने इस प्रपोजल के वक्त अपने अपने तरीके से, ठीक है, किया, ओके। टर्न आउट, और इससे समझ में आया कि ये जो क्रीप मिशन था ये कुछ नहीं था, पुरानी बातें ही लेकर आया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा डिवाइस था, ठीक है। और ये था एक्चुअल में इनकैपेसिटी थी क्रीप की बियॉन्ड ड्राफ्टिंग डिक्लेरेशन, क्योंकि क्लियर कट तरीके से क्रीप को के हाथ बांध के भेजे गए थे कि तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं ले सकते, तुम्हें डोमिनियन स्टेट से आगे नहीं जाना है। चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, एमरे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लिथगुच की वॉइस रॉय थे, और वर्ड यानी कि कमांडर इन चीफ था। इन लोगों ने एक तरह से मतलब आपका ट्रिपार्टाइट कर लिया, जैसे जियोपार्टाइज होता है, इन्होंने क्या कर दिया एक तरह से, जो क्रीप की जो मतलब मिशन था या क्रीप की जो पावर थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी में था, तो उसको कम करने के लिए, प्रेस्टीज वगैरह को कम करने के लिए इन लोगों ने एक तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया था, ये कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे 1942 के अंदर कहा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रीप मिशन 1942 वाज, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था 92 के अंदर? तो आपने किस लिए बुलाया गया था, कर लोगे हैं? तो आसान है ये, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस अंडर वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये एक बात थी उसमें, बाकी बातें तो एकदम सही नहीं है। तो 1942 के अंदर क्रीप मिशन आता है, जो कि 19 जून 1942 में फेल हो जाता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी आती है वर्धा के अंदर 1942 में, और वो बोलते हैं कि अब तो
स्टार्ट करेंगे स्ट्रगल, ठीक है ना। अब ये तो बिल्कुल मतलब करीब मिशन से तो इतनी उम्मीदें थी, ये तो कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई पावर ट्रांसफर नहीं हुई, तो अब हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? अब हम नहीं सुनेंगे। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो मीटिंग करती है मुंबई के अंदर 8 अगस्त 1942 को। क्या करती है? और वहां पे गांधी जी अपनी स्पीच देते हैं, उसकी फोटो स्पीच की, और गांधी जी कहते हैं कि डू और डाई वाला कहानी जो शुरू होती है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं? 8 अगस्त 1942 के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या नाम, ग्वालियर टैंक के अंदर, मुंबई के अंदर रिजोल्यूशन पास करती है कि हम लोग एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसकी वजह क्या थी क्विट इंडिया मूवमेंट की? फेलियर ऑफ द करीब मिशन। करीब मिशन से बहुत उम्मीदें थी, उसको फेल हुआ। गांधी जी खुद आहत हुए, उन्होंने कहा ये क्या है, लोग बहुत ज्यादा मतलब लोग डिससेटिस्फाइड हो गए, डिसकंटेंट हो गए, प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। न्यूज़पेपर के अंदर दुनिया भर का, ये भी सब कि साउथ एशिया के अंदर किस तरह से पिछड़ रहे हैं अंग्रेज, इसके भी वो मतलब न्यूज फैल रही थी। लीडरशिप जो चाहती थी कि जो है हो सकता है, लीडरशिप जो है वांटेड द कंडीशन ऑफ मासेस फॉर पॉसिबल जो है जैपनीज इन्वेजन, हो सकता है जापान लोग यहाँ पे आ जाए, ये सब सारी चीजें थी। सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग चल रही थी कि क्या हो, बर्मा उधर से जापान, जापान और क्या घुसा आ रहा है, देख नहीं रही हो, म्यांमार म्यांमार घुस गया है, ठीक है, तो वो इंडिया में आ जाए, ये पूरी कंफ्यूजन चल रही है। अब क्या हो पता नहीं, जापान आ जाए तो और मारे, है ना। तो अब क्या करें, सपोर्ट करें ना करें? तो वहां पे समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा सपोर्ट चाह ही नहीं रहे हैं, तो हमें लॉलीपॉप खिला रहे हैं, हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, गांधी जी ने बोला कि देखो इमीजिएट जो है एंड होगा ब्रिटिश रूल का, तब इंडिया कुछ करेगी डिक्लेयर, क्योंकि हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। जापानीज आते हैं तो ये कैसे भी करके हमें सारे हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इमीजिएट अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता है तो बात नहीं बनेगी। वो कहते हैं कि कमिटमेंट करते हैं कि इंडिया को, ब्रिटिशर्स को अब निकलना पड़ेगा और हमारे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग पूरा मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, यानी पूरा डिसोबीडियंस करेंगे, पूरा मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। पूरा डिसोबीडियंस इस तरह से करेंगे कि हम लोग कोई कानून नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमें उसके कानून ना मानने पर, हमें कानून तोड़ने पर अगर सजा देना चाहते हैं तो दे दे अंग्रेज, हमें डू और डाई वाली सिचुएशन रहेगी, करो या मरो। हम या तो मतलब क्या नाम है, आजाद करा के रहेंगे, नहीं तो टाइम में मर जाएंगे, ठीक है। गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, करो या डू और डाई, क्लियर है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी गुस्से में है, क्योंकि वॉर लड़ रही है, तो उसको गुस्सा है। उसने कहा कि सारे टॉप लीडर को अरेस्ट करो और मारो, ठीक है ना। सारे कांग्रेस लीडर अरेस्ट कर दिए गए, ठीक है, सारे कांग्रेस लीडर अरेस्ट कर लिए गए, टॉप के सारे लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए, और उनको खूब पीटा गया, मारा भी गया, ठीक है। सो डिड द मूवमेंट स्टॉप। क्या मूवमेंट स्टॉप हो गया? पहले पीटना फिर अरेस्ट करना, एकदम क्लियर ऑर्डर था कि अरेस्ट करने से पहले खूब अच्छे से पीट लो। लिलितगो ने एकदम ऑर्डर दे दिया था कि नहीं, बिल्कुल मारे बिना तो किसी को नहीं करना है, मतलब पूरी तरह मारना है। और यहाँ पे फिर मूवमेंट शुरू होता है, पब्लिक रैम्पेज शुरू होता है, लोग जो है निकल पड़ते हैं बाहर और अटैक करते हैं हर अथॉरिटी के सैंपल पे, यानी कि ब्रिज उड़ा देते हैं, रेलवे ट्रैक उखाड़ देते हैं, टेलीग्राफ रिमूव कर देते हैं, लाइन कट कर देते हैं, यानी बहुत बुरी तरीके से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या ये पीसफुल मूवमेंट था? नहीं, ये बहुत ही वायलेंट मूवमेंट था। यहाँ पे स्कूल वगैरह में स्ट्राइक हो जाता है, कॉलेज में स्ट्राइक होता है, यानी बहुत बुरी तरीके से जो है लोग एकदम रिवॉल्ट करना शुरू करते हैं, पुलिस भी मारती है, ये लोग भी मारते हैं, पूरा हिंसक मूवमेंट चल रहा है, ठीक है ना। बहुत ही ब्लडी मूवमेंट। गांधी जी ने कहा डू और डाई, तो फिर बोला कि चलो मरते हैं, और लोगों ने बहुत बुरी तरीके से क्या नाम है मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, सब एकदम क्योस मच गया है ये इस तरीके से, ठीक है ना। और ये सारे लीडर जब अरेस्ट कर लिए गए तो राम मनोहर लोहिया हो गया, जयप्रकाश नारायणन, याद करो जयप्रकाश नारायण जो बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ आएंगे, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, ठीक है, उषा शर्मा, बीजू पटनायक, क्या उसके अलावा जो है आपका छोटा भाव पुरनायक, ये सब जितने भी ना, सीता कुरपलानी वगैरह ना, उसके अलावा अच्युत पटवर्धन और आरपी गोयना, ये सब जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे थे ये लोग, अंडरग्राउंड रेड। और हाँ, ये यूपीएससी के अंदर 2012 में या 11 में क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडरग्राउंड जो है रेडियो कौन चलाता था? उषा मेहता चलाती थी उस टाइम, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे अंडरग्राउंड रेडियो चलाती थी, जिससे कम्युनिकेट करती थी आपस में क्रांतिकारियों में, ठीक है ना। वो उसकी फ्रीक्वेंसी उन्हीं को, सब क्रांतिकारियों को पता होती थी, जिससे वो कम्युनिकेशन भेजती थी। उसके अलावा पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो गई। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब सरकार को वो नहीं देना है, लगान वगान नहीं देना है, ठीक है ना। हर जगह क्या नाम है ऐसे लोकल लीडर्स पैदा हो गए जो जिन्होंने लगान वगान लेकर लोगों की हेल्प करनी शुरू की, जैसे बलिया के अंदर चित्तू पांडे, ठीक है। उसके अलावा तिमलुक वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ सब जो है सतारा वगैरह में और जगहों पे नाना पाटिल वगैरह, इन लोगों ने सबने एकदम पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दिया। ये गवर्नमेंट की जगह पे खुद काम करने लगे। इसमें मास पार्टिसिपेशन हुआ, यूथ, वुमेन और उसके अलावा आपका वर्कर्स, पीजेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स,
नो कम्युनल क्लश कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? अंग्रेजों से। लार्ज पार्टिसिपेशन है, खूब मार रहे हैं लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है ना। लाठी चार्ज हो रही है, टीयर गैस मार रहे हैं, 10,000 लोग मारे गए इसके अंदर, ठीक है। 10,000 तो लिखा गया है, ठीक है। प्रेस की गर्दन दबा दी गई कि प्रेस कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से। और सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन होता है, बहुत बुरी तरीके से गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है, बहुत बुरी तरह पीटती है लोग इधर। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी, सारे लीडर अरेस्ट कर लिए गए, ग्राउंड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चल रही है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है। गांधी जी ने बोला कि फास्ट अगेंस्ट, और गांधी जी को इन्होंने वो ठहराया कि ये जो है ये इस आदमी की वजह से इतना वायलेंस हो रहा है, इसी ने ऐसे कहा है। तो गांधी ने कहा कि अगर ऐसा है मेरी वजह से है तो मैं फास्ट करूँ लूंगा, इसका प्रायश्चित करूंगा। गांधी जी जो फास्ट पे चले जाते हैं जेल के अंदर, ठीक है ना, गवर्नमेंट के वायलेंस के खिलाफ। मतलब वो कहते हैं मेरा वो नहीं है, गवर्नमेंट जो वायलेंस करी उसके खिलाफ मैं फास्ट पे जा रहा हूँ, गवर्नमेंट को वायलेंस रोकना चाहिए, ठीक है ना। 3 मेंबर फ्रॉम द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइन कर देते हैं, इसी उसमें वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 3 मेंबर भी रिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है असेसमेंट है कि लॉयल्टी टू द जो गवर्नमेंट थी, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट सफर करती है। कंसिडरेबल इरोजन होता है, लोग गवर्नमेंट के लॉयल नहीं रह जाते, गवर्नमेंट से कोई सिंपैथी नहीं है लोगों को। मूवमेंट जो है स्टेब्लिश द ट्रूथ इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया, इनको क्लियर समझ में आ गया था कि बिना इंडियन के विश के अब हम इंडिया को रूल नहीं कर सकते, एकदम पूरी तरह से हर कोई सड़कों पे उतरा हुआ है। स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा हायर थी, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था, अचानक से एकदम मतलब कहीं भी भीड़ आ जाती थी, कहीं भी कुछ भी होने लगता था, तो एकदम बहुत ही खतरनाक मूवमेंट चल रहा था ये। नो फर्स्ट लेवल लीडरशिप प्रेजेंट नहीं थी, लीडरशिप वैक्यूम था, तो उसकी लीडरशिप वैक्यूम की वजह से और ज़्यादा मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, समझ लो ना, क्योंकि वहां पे उनको कोई स्पेसिफाई करने वाला नहीं था, तो बहुत बुरी तरीके से मूवमेंट हुआ है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है क्या ये एक शांतिपूर्वक मूवमेंट था, तो ध्यान रखिएगा इट वाज अ ब्लडी क्या नाम है मूवमेंट, इट वाज नॉट अ, बहुत ही ज्यादा, ये शांतिपूर्वक तो छोड़ो, किसी भी तरीके से ये शांतिपूर्वक मूवमेंट नहीं था। बात समझ में आ गई? बहुत ही ज्यादा मतलब खून बहाने वाला और मारपीट कराने वाला मूवमेंट था। क्लियर है भाई? तो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट समझ लिया, आप लोगों को समझ में आया? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप लोग मुझे एक बार रिकॉल कराएंगे क्या 1920 में कौन सा मूवमेंट हुआ था? हाँ? 1905 में कौन सा मूवमेंट हुआ था बंगाल पार्टीशन के खिलाफ? स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, ठीक है। 1907 के अंदर सूरत स्प्लिट, ठीक है, हुआ। तो 1916 के अंदर कौन सा मूवमेंट हुआ है? होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट, ओके, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक वाला, ठीक है। उसके बाद में 1920s में कौन सा हुआ है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज, जलियांवाला बाग रॉन्ग, खिलाफत मूवमेंट के लिए, खिलाफत के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका 1930s में कौन सा मूवमेंट हुआ है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद में फिर आपका अगस्त ऑफर के बाद कौन सा मूवमेंट हुआ है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्रीप मिशन के बाद कौन सा मूवमेंट हुआ है? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये कुल मिलाकर हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब हमारा बचा है कि आईएनए ट्रायल, ठीक है, आईएनए ट्रायल बचा है और कैबिनेट मिशन बचा है और इंडियन इंडिपेंडेंस बचा है और पार्टीशन बचा है, ठीक है ना। इसकी बातें हमें करनी है इंशाल्लाह कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कल आप लोगों ने ऑफ ले लिया है, तो कल ऑफ है भाई, कल क्लास नहीं होगी, इंशाल्लाह परसों हम लोग बात करेंगे।